हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज से हम अपना एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अगेन विद लक्ष्मण। तो दोस्तों, जो नैनीताल के और अभी फ़िलहाल नैनीताल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं अलग अलग फील्ड की, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम एक बनाएंगे अपना अलग से प्लेलिस्ट, जो कि हमारे चैनल पहाड़ के रंग पर ही होगा। और आज हमारा जो है पहला एपिसोड हमारा शुरू हो रहा है और आज हमारे पहले एपिसोड के हमारे मेहमान हैं युगमंच नैनीताल के अध्यक्ष और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्राप्त श्री ज़हूर आलम जी। तो हम ज़हूर आलम जी को ज़हूरदा भी कहते हैं जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं। तो उनका हम आज अपने अगेन विद लक्ष्मण के पहले एपिसोड में स्वागत करते हैं। तो ज़हूरदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ के रंग में और उसके एक नए प्रोग्राम में अगेन विद लक्ष्मण में। क्या बात है, मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपके नए प्रोग्राम में पहली बार। और सर, मैंने तो पहले से ही ये सोचा था कि जब मैं भी प्रोग्राम आपसे बातचीत करने का मतलब बहुत टाइम से मेरा इरादा था, लेकिन जब इस बारे में सोचा तो मैं सोच रहा था कि आपसे ही जो है इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत करूं, क्योंकि थिएटर के फील्ड में भी हम लोगों ने आपके साथ में इतना काम किया, इतना कुछ सीखा है। तो हमने कहा कि ये शुभ काम की जो शुरुआत है वो आपसे हो। तो क्या बात, और आप इसके लिए राजी हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य जी सर। तो सर, हमारा जो अभी आज जो पहला जो वैसे बातचीत करने के लिए हमारा, क्योंकि अभी आपको मालूम है क्योंकि हम तो थिएटर में जो प्रोग्राम करते हैं तो पहले से उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद ही जो है जो हमारी चीज़ें परफेक्ट होकर निकलती हैं तो वो तब निकलती हैं। लेकिन अब जो है कि आमने सामने बातचीत करती हैं तो इसमें थोड़ा सा दूसरे तरह का हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन हम शुरुआत करते हैं और आपसे सीखते आए हैं तो फिर आगे भी सीखेंगे, और अगर कोई गलतियां हो तो उसके लिए फिर माफ़ी चाहता हूँ। जी सर। तो सर, क्योंकि हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो थिएटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स वगैरह नैनीताल में होते रहते हैं, तो सर इसी फील्ड में हम सबसे पहला जो हमारा सवाल है आपसे वो है कि जो आपकी रंगकर्म की यात्रा जो है वो कैसे शुरू हुई। तो हमारे बहुत से लोग आपको जानते हैं और लेकिन वो भी जानना चाहेंगे कि आपका जो है इसमें शुरुआत किस तरीके से हुई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। मेरी शुरुआत इसमें बचपन से हो गई थी और बीज जो है वो बचपन से ही पड़ गए थे जी। अब अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में भी इस बात को कहना चाहूँ तो फिर भी ये बात बहुत बड़ी है जी और बड़ा विस्तारित है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम शब्दों में इसको कहने की कोशिश करूंगा। असल में क्या है कि हम नैनीताल में ही रहे बचपन से, बल्कि कई पीढ़ियां हमारी नैनीताल में हो गई थी। मेरे दादा के ज़माने से नैनीताल में हम लोग आ गए थे जी। अभी हमारे नैनीताल में 5वीं पीढ़ी। और मैं बाजारी में रहता था अपने परिवार के साथ। मेरे पिताजी की दुकान थी और हम लोग वहीं रहते थे। तो जयलाल सा बाजार है यहाँ पर, उसी के बगल में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जी। तो वहाँ हम पढ़ने जाते थे और उसको हम गौशाला स्कूल कहते थे और उसी का नाम से वो मशहूर रहा जी। क्योंकि वो इसलिए कि वो उसके बगल में ही गौशाला है। वैसे वो प्राइमरी स्कूल हुआ लेकिन गौशाला प्राइमरी स्कूल के नाम से ही वो बाद में तो हम लोग जो मित्र वहाँ के मिलते हैं अभी तो कहते हैं कि गौशाला यूनिवर्सिटी। गौशाला बड़े मजे का है क्योंकि उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वहाँ से निकले हैं, बड़े बड़ी पोस्टों में गए हैं और उसका बड़ा महत्व है। और वो सबसे प्रमुख जो है वो नैनीताल का स्कूल हुआ करता था। बहरहाल हम वहाँ पढ़ते तो थे, लेकिन शाम को हम खेलते खेलते वहीं पर बाजार में क्योंकि रहते थे तो वहाँ उसके पटांगण में वहाँ चले जाया करते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ गीत संगीत की कुछ आवाज़ें आ रही जी। और वो मतलब मेरी जो है वो कौतूहल हुआ कि क्या क्या है। तो मैंने देखा तो एक कमरे में कुछ हो रहा है जी। तो मैं पास जाकर के देखा तो वहाँ पर कोई एक बुजुर्ग हैं और वो लंबे बाल वाले हैं और वो कुछ बता रहे हैं और लोग वो रामलीला जैसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा। अब मैं पास गया तो मुझे डर लगा एकदम से कि उनको डिस्टर्ब होगा क्या होगा। तो मैं पीछे से उसी कमरे में जिसमें हो रहा था, मुझे स्कूल तो पूरा देखा हुआ ही था, हमारे स्कूल था वो,
तो मैं पीछे से गया उसमें, और एक खिड़की थी वहां पर, उसमें मैंने ऐसे झांक करके देखना शुरू किया। और उसके बाद मैं छोटा पड़ा तो मैंने वहां कुछ ब्लॉक पड़े हुए थे, ईंटों के ब्लॉक, जी, बजरी के ब्लॉक जो पहले बनते थे, जी, जिससे मकान बनते थे, तो वो उठा करके मैंने थोड़े से खिसका करके जैसे तैसे, और वो रखे और उसके ऊपर खड़ा होकर के फिर मैं वो देखने लगा। और मैंने फिर वो वहां पर जो चल रहा था, बाद में पता चला कि उसको रिहर्सल कहते हैं। अच्छा, जी, हाँ, किसी कार्यक्रम की वो रिहर्सल हो रही थी। तो मैं वो देखा और रोज फिर मैं वहां खेलना छोड़ करके और वहां मैं जाने लगा, और खिड़की में मेरा वो अड्डा जैसा बन गया, एक रूटीन बन गया, एक रूटीन बन गया। तो वो लोग मुझे लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो मैंने उसके ऊपर एक पत्थर और रखा कि मैं ठीक से देखूंगा इसको, और वो रखने में मैं खड़ा हुआ उसके ऊपर, और वो मतलब डगमगाया और गिर गया। तो एकदम से दौड़ करके वो लोग वहां उनमें से आए और मुझे उठाया, और मुझसे फिर कहने लगे कि तुम रोज यहाँ आते हो और हम देखते हैं तुमको, तो तुमको अगर हमारी रिहर्सल अच्छी लग रही है तो तुम आकर के आगे से देखो, आओ अंदर हमारे साथ बैठो। और वो जो थे बड़े बालों वाले, सफेद बालों वाले व्यक्ति, तो वो मुझे अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि लेकिन डिस्टर्ब मत करना, शोर मत करना, और चुपचाप देखो। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां पर बैठा और मैंने वो वहां से वो रिहर्सल देखी। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि वो तो बहुत बड़ी शख्सियत थी जो वो रिहर्सल करा रहे थे, टी.डी. सती जी। अच्छा। जो कि यहाँ के साउंड एंड डिजाइन प्रोड्यूसर हुए बाद में। अच्छा। और वो जो थे वो उदय शंकर का जो कल्चरल वो था वहां पर सेंटर अल्मोड़ा में, जो 40 के दशक में था। अच्छा। हाँ, तो उसमें वहां से सीख करके आए थे। वो उदय शंकर के शिष्य थे। जी जी जी। और यहाँ उन्होंने पहले अपना काम शुरू किया और उसके बाद साउंड यहाँ खुला, तो उसमें फिर वो प्रोड्यूसर के पद पर वो हुए। और उसके बाद वो जो था वो रिहर्सल जो हो रही थी, हमने देखा है फ्लैट्स में बहुत कार्यक्रम होते थे, तो हो रहे थे, तो वो वहां पर फ्लैट्स में हुआ वो कार्यक्रम, और वो लाइट एंड साउंड शो था रामलीला का। अच्छा। लाइट एंड साउंड शो तब यहाँ जो है उदय शंकर ने ही शुरू किया था। अच्छा, तब मतलब जो है शुरू हो गया लाइट एंड साउंड शो। तो उसमें क्या था कि वो पीछे पर्दा एक बहुत बड़ा लगा रहता था 2 खंभों में, तो आधा जो नाटक है वो तो बाहर होता था स्टेज पर, और आधा जो है वो पीछे होता था। पीछे जो तमाम चित्र होते थे और तमाम लोग होते थे, और पीछे से लाइट पड़ती थी और लार्जर देन लाइफ वो दिखाई देता था। जैसे रावण का था उसमें, तो रावण को इतना बड़ा दिखाते थे वो लाइट के जरिए से कि वो लार्जर देन लाइफ दिखे। तो ये था लाइट एंड साउंड। तो वो देखा, तो मुझे जब मैंने वो देखा, तो जब वो उसका फिर शो देखा, तो मैंने तय कर लिया बचपन में कि मुझे तो अब यही तो लेकिन वो बीज वहां से पड़े जी। तब लेकिन आपकी एज क्या रही होगी? मेरी मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था मैं, और मेरे ख्याल से 4 या 5 में था मैं तब। अच्छा अच्छा, ये मेरी उम्र थी। ठीक ठीक। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यही मुझे करना है, और मुझे वो इतना अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ नाटक जब देखता, यहाँ नाटक होते थे नैनीताल में बहुत, ड्रामा कंपटीशन होता था शरदोत्सव में। अच्छा। तो पहले तो वो शैले हॉल में होता था, और उसके बाद फिर वो वहां शुरू हो गया था, क्या नाम, ये जो खुले मंच पर ये फ्लैट्स में। अच्छा। तो वो हम लोग देखते थे बचपन में, जो सियासी स्कूल में जिसमें बाद में जैसे भर्ती हुआ वहां गया, तो उसके भी शो शैले हॉल में होते थे। तो हम जाते थे छुप छुप करके जाके। मेरे को इतना वो हुआ कि मैं वहां भी जाता था देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भाई साहब को जैसे हाथ पांव जोड़ते कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। तो वहां मैं जाता था, और तब से मेरा यही हुआ कि मुझे नाटक करना है। और उसके बाद फिर ये जब मैं CRST में आया, तो वहाँ 4 हाउस हुआ करते थे। अच्छा। और हाउस कंपटीशन होता था हर चीज का। अच्छा। जिसमें नाटक भी होते थे, गीत संगीत भी होता था, नृत्य भी होते थे, सब। तो 6 से 8 तक तो मुझे मौका नहीं मिला। जब मैं वहाँ 9th में आया CRST इंटर कॉलेज में, तो तब मुझे पहली बार इतने प्रयासों के बाद उसमें एक नाटक में मुझे मौका मिला, और फिर मेरी यात्रा शुरू हुई वहां से नाटक करने की। CRST में पहली बार मैंने नाटक किया। अच्छा। और मेरे कई गुरु हुए वहां पर, जैसे जीवन जी थे, आते थे सिखाने के लिए, कांता प्रसाद शाह जी थे, और चौधरी जी थे, प्रकाश चौधरी, लिखते भी थे और वो भी कराते थे, बड़ा मशहूर नाम है। तो वहां से CRST में मैंने शुरू किया नाटक करना, और कल्चरल सेक्रेटरी भी फिर जब मैं 12th में आया तो वहाँ CRST का बना। अच्छा। और फिर विद्यालय जो DSB कॉलेज है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, वहां पर आए,
और वहाँ फिर हम लोगों ने वहाँ नाटक किए शुरू। तो वहाँ नाटक में क्या होता था कि एक दिन होता था, जो वहाँ जो सांस्कृतिक परिषद हुआ करती थी उसका चुनाव भी जो यूनियन होती है उसके साथ हुआ करता था, और उसमें जो है उसका एक दिन फंक्शन होता था। तो हमने एक आध साल तो देखा हो, दूसरे साल हमने कहा कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें क्या होता था कि 2 नाटक होते थे, एक कॉमिक एक ट्रेजिक। अच्छा, हाँ ठीक। तो ट्रेजिक नाटक जो है वो कराते थे हरिश्चंद्र सती और रमेशचंद्र सती, वो इंटर कॉलेज भी वहीं लगता था क्लासेस, वो अच्छा। आते थे वहाँ सिखाने के लिए। वो टीडी सती के कजिन्स, अच्छा, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो मेरे गुरु। तो मुझे अच्छा लगा कि पहले टीडी सती जी ने मुझे प्रेरित किया, अब ये मेरे गुरुजन होंगे। तो उनके साथ फिर वो हम लोगों ने वहाँ पर नाटक सीखे। प्रकाश चौधरी जी कॉमिक कराते थे वहाँ। अच्छा। और जीवन जी और ये जो है ट्रेजिक नाटक कराते थे, सती बंधु जी। तो वहाँ पर पहले साल हम लोगों ने 2 नाटकों की प्रैक्टिस की, और जिसमें भैयू नयाल वगैरह और काफी लोग थे जो बाद में कमिश्नर हुए। अच्छा। अवनेन सिंह नयाल। अच्छा। यहाँ और सेक्रेटरी भी हुए फिर, और एटीआई के डायरेक्टर भी रहे। तो उनके साथ वो हमारे साथ ही थे उस समय वहाँ कॉलेज में। तो हुआ क्या इत्तेफाक से कि वहाँ वो हुड़दंग हुआ बहुत ज्यादा। अच्छा। और दिन में वो नाटक होते थे। और वो जो गाने बजाने का कार्यक्रम उसको तो वो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो जो नाटक शुरू हुए तो उसमें लड़कियां भी होती थी। तो वो हुड़दंग होता था, और हुड़दंग सबसे ज्यादा कौन करते थे? जो यूनियन में हारे हुए लोग। अच्छा। हाँ, वो खुंदक भी निकालते थे, और वो अंडे जूते टमाटर सब लेकर के आते थे। अच्छा। तो वो फिर वो जब हम लोगों ने वो ट्रेजिक नाटक पहले हमारा शुरू हुआ, भावना और संस्कार, मुझे उस नाटक का नाम याद है। अच्छा। भावना और संस्कार। तो वो हुआ वहां पर। तो वो थोड़ी देर शुरू हुआ, और उसके बाद वो धीरे धीरे वहां पर अंडे आने लगे, टमाटर आने लगे, और वो रॉकेट उसके कागज के बना बना करके वो फेंके जाने लगे, और हल्ला गुल्ला कोई सुनना, कोई उनका वही हुड़दंगी जो था, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम, वही उनके लिए वही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। तो वो फिर हुआ, और उसके बाद वो एक लड़कियां भी थी उसमें, और उसमें जैसे भी वो लड़कियां आई तो उसमें तो बस ऐसा हंगामा हुआ कि फिर हमने कहा हम तो नाटक नहीं करते। और हमने वो नाटक बीच में रोक दिया। अच्छा, आधे में रोक दिया। और उसके बाद दूसरा नाटक की बात आई तो हमने कहा ना, वो भी नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। और उस दिन हमने तय किया था कि इस डिग्री कॉलेज, इस कुमाऊं विश्वविद्यालय में हम लोग कुछ करेंगे जो हम सीआरएससी इंटर कॉलेज से सीख करके आए थे। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने बात की अगले साल। डॉक्टर डी पंत वो थे, क्या नाम, वीसी, बहुत विद्वान आदमी और संस्कृति को बहुत पसंद करने वाले व्यक्ति। छैल बिहारी लाल गुप्त, डॉक्टर छैल बिहारी लाल गुप्त जी प्रिंसिपल थे, और उससे हम लोगों ने बात की। और इत्तेफाक से क्या था कि डॉक्टर शेखर पाठक और कई लोग जो थे वहाँ पर उस समय, ये एज ए टीचर या एज ए, उनको क्या कहना चाहिए कि लेक्चरर, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट इनका हो चुका था। तो इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, और डॉक्टर डी पंत ने करके ठीक है तुम करो। तो हमने कहा हम हाउस कंपटीशन करेंगे, क्योंकि नैनीताल में कंपटीशन जो है वो शरदोत्सव का यहाँ होता था। हाँ। जिसमें हम लोग भाग ले चुके थे पहले। तो वहाँ भी हम लोगों ने कंपटीशन शुरू किया, और उसके बाद पहले साल 4 विभाग से ही 4 नाटक हुए। अच्छा। उससे पहले हम लोगों ने सबसे पूरे प्रशासन से बात की, यूनियन वालों से बात की, संस्कृति वाले तो थे ही साथ में जो परिषद थी, और उनसे कहा कि देखो हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और 4 दिन में हम 4 नाटक करेंगे, रोज एक नाटक करेंगे, और 4 दिन तक करेंगे। अच्छा। और एक तरफ लड़के बैठेंगे, एक तरफ लड़कियां बैठेंगे, और कोई किस तरह की, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। और ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि 4 दिन में 4 नाटक हुए, और उसके बाद कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। एक तरफ लड़के बैठे, एक तरफ लड़कियां बैठी, और वो शाम को होते थे। अच्छा। पहले दिन जो बता रहा हूँ जिसमें हल्ला गुल्ला, वो दिन में होता। अच्छा अच्छा। और क्या मजाल है। उसके बाद मैं एमकॉम किया, फिर एमए किया, और मतलब 81 में मैं निकला कॉलेज। अच्छा। और 81 में फिर 18 विभाग थे उस समय कॉलेज में, और 18 विभागों ने नाटक किया, 18 नाटक। अच्छा, 18 नाटक। और हम लोग और जगह भी सिखाने जाते थे फिर, क्योंकि युगमंच की पूरी टीम वहां पर थी मौजूद, तो अलग अलग विभागों में थे लोग। अच्छा। तो और आपस में हम लोगों का दोस्तों का ही कंपटीशन होता था।
तो इस तरीके से वो फिर मेरे जाने के बाद फिर कई साल तक वो चला, लेकिन वो जैसे शुरू किया था वैसे ही फिर वो खत्म भी हो गया कुछ सालों के बाद। और आज वहाँ कोई नाटक वाटक कुछ इस तरह का होता नहीं। तो ये रहा सारा का सारा। हाँ वैसे क्योंकि लेकिन हमारे टाइम पर भी होता था, हमने भी वहाँ प्लेस करवाए, वैसे कॉलेज में तो होते थे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ कि वहाँ खत्म हो गया करके, तो बड़ा क्योंकि ऊपर बहुत दुख होता था एन सिंह में प्लेस वगैरह करवाया हमने, बाहर भी हम लोग लेकर के जाते थे, क्या कहते हैं नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जो है प्रोग्राम्स वगैरह। तो सर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब थिएटर वगैरह करते, मतलब कॉलेज में भी किए, तो युगमंच की जो स्थापना है, क्योंकि युगमंच नैनीताल तो एक फेमस है आजकल आज के टाइम पर, तो इसकी स्थापना जो है किस तरीके से हुई? हाँ, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो स्थापना हुई युगमंच की, वो हुई 1976 में। अच्छा, 1976 में। हाँ ठीक। जब हम लोग कॉलेज में ही पढ़ते थे। हाँ। हुआ क्या था कि वहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि शेखर पाठक वहाँ मौजूद थे, चंद्रेश शास्त्री वहाँ मौजूद थे, गौतम भट्टाचार्य जो संस्कृति के बड़े अच्छे जानकार थे वो वहाँ मौजूद थे, अलग अलग विभागों में थे ये लोग। हाँ। और डॉक्टर टी.टी. पंत जी वहाँ पर हुए, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट तो थे ही फिजिक्स के। अच्छा। हाँ, और वाइस चांसलर भी थे, और उसके अलावा वो बहुत पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ते थे, मतलब केवल फिजिक्स या साइंस ही नहीं, वो दुनिया भर की चीजें पढ़ते थे, और उन्होंने नाटक भी बहुत पढ़े थे। तो हुआ क्या कि जो 1976 की मैं बात बता रहा हूँ, उससे एक साल पहले अल्मोड़ा में एक मीटिंग हुई। अच्छा। और वो मीटिंग इसलिए हुई कि जो हमारा जो पहाड़ का कल्चर है, जो संस्कृति है हमारी, जो लोक गाथाएं हैं हमारी, जो गीत है, जो संगीत है, जो नृत्य है, और जो नाटक है, और जो कुछ भी है, चाहे वो लिखित है या अलिखित है, वो सारा का सारा जो है उसको कैसे मंच दिया जाए और कैसे दुनिया तक, जहां तक पहुंचाया जाए उसको, और नए लोगों को उससे जोड़ा जाए, इसकी चिंता को लेकर के। क्योंकि अल्मोड़ा जो है वो सांस्कृतिक नगरी ऐसी नहीं कहलाती है, वहां पे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया उदय शंकर सारा हिंदुस्तान छोड़ करके अल्मोड़ा में ही क्यों आए, तो वहां पर वाइब्स मिली उनको, वहां कुछ ऐसा था कि उनको बहुत अच्छा लगा कि कल्चर सेंटर में हिंदुस्तान में यहीं पर अपना शुरू करूंगा, और वो कई साल तक वो चला वहां। तो वहां पर मोहन उप्रेती जी थे, उनका लोक कलाकार संघ था वहां पर। उससे पहले लेनिन पंत जी थे वहां पर, कई लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो संस्कृति कर्म और नाटकों से और तमाम चीजों से, गीत संगीत से जुड़े हुए लोग थे। होली और ये तुम्हारी ये कुमाऊनी रामलीला, कुमाऊनी होली, सब फले फूले हैं अल्मोड़ा में उस तरीके से, और जगह फिर फैले हैं वो बाद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में इसको लेकर के, इस चिंता को लेकर के तमाम लोगों की इकट्ठा करके वहां पर एक मीटिंग हुई 1975 में। अच्छा। और वो उसमें ये तय हुआ कि यहाँ की जो गीत संगीत और ये सारे सब कुछ है, इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा मंच बनना चाहिए, एक संस्था बननी चाहिए जो कि इस काम को आगे बढ़ाए और जो नए लोगों को इसमें ट्रेन करे, और जो तमाम हमारे जो लोग के लोग हैं, चाहे वो गायक हैं और चाहे वो वादक हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो उनकी जो स्थिति है उसको भी कैसे सुधारा जाए। क्योंकि अगर वो उनकी स्थिति को नहीं सुधारा जाएगा, जो गांव में लोग रहते हैं, वो जो लोक संगीत के लोग, लोक गाथा के लोग ना, तो उनको अगर आर्थिक रूप से उनकी रोजी रोटी का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत दिन तक तो ये सब विलोप हो जाएगा, ये सब चीजों में। तो इस चिंतन के साथ वो मीटिंग हुई, और उसमें तमाम जितने भी पहाड़ के विद्वान लोग थे वो सारे के सारे अल्मोड़ा में इकट्ठे हुए। मोहन उप्रेती जी तब यहाँ से जा चुके थे, ब्रजेंद्र लाल शाह जी यहाँ से जा चुके थे, वो सब दिल्ली थे, लेनिन पंत जी सब जा चुके थे यहाँ से, तो सारे इकट्ठे हुए। और उसमें क्या हुआ कि वहाँ अल्मोड़ा में और आसपास के जितने लोग थे वो इकट्ठा हुए, नैनीताल से भी लोग गए, उसमें गिरदा भी गए यहाँ से, उसमें शेखर पाठक भी गए यहाँ से, और उसमें जो थे वो वाइस चांसलर हमारे, उनको भी बुलाया गया, जो डी.डी. पंत जी मैं बता रहा हूँ, और सगे तमाम लोग हुए। तो फिर ये तय हुआ कि इस पर और मनन चिंतन किया जाए, और उसके बाद अगले साल नैनीताल में इससे और बड़ी बैठक की जाए। अच्छा। और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और उसमें फिर ये भी हुआ कि जो हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 में
खुल चुका था, स्थापित हो चुका था। हाँ। तो वो विश्वविद्यालय जो है इसमें क्या रोल कर सकता है संस्कृति के क्षेत्र में, तमाम तरह की चीज। तो डी.डी. पंत जी ने कहा कि निश्चित ही मैं इसमें सोचता हूँ कि विश्वविद्यालय का इसमें क्या रोल हो सकता है, क्या कोई पीठ या कोई विभाग स्थापित हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ। खैर वो बात हुई, और ये मुझे इसलिए मालूम है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि गिरदा ने ये सब चीजें हमको बताई, शेखर पाठक ने बताई बाद में। अच्छा। और एक जो इसकी रिपोर्ट थी, वो जो अल्मोड़ा की जो मीटिंग हुई थी, उसकी रिपोर्ट एक स्वाधीन प्रजा जो अखबार निकलता है अल्मोड़ा से, उसमें पूरी एक रिपोर्ट छपी हुई है, वो मेरे पास आज भी है। वो मुझे गिरदा ने दी थी वो रिपोर्ट। अच्छा। हाँ, पूरे एक रजिस्टर में चिपका कर। हाँ। तो वो इसलिए मुझे ये सब ये स्टेप बाय स्टेप याद है। हाँ, वही तो, नहीं तो भूल जाते हैं सारी पुरानी बातें हैं, वैसे ये पुरानी चीजें 1975-76 की बात। जी जी। तो क्या हुआ कि फिर, क्योंकि मैंने जैसा बताया तुम्हें कि वो शेखर पाठक और ये चंद्र शास्त्री वगैरह जब ये समय गुजर रहा थोड़ा, तो वहाँ वो डी.डी. पंत जी के पास एक दिन गए, और उन्होंने कहा कि सर वो जो पिछले साल वो जो मीटिंग हुई थी अल्मोड़ा में, और उसमें जो सारी बातें हुई थी जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसमें आगे क्या करना है बताइए। तो डी.डी. पंत जी ने कहा यार कि मैं तो भूल गया, क्योंकि मैं इतना यूनिवर्सिटी में, और ये वाइस चांसलर का काम है, और हमारी नई नई यूनिवर्सिटी है। हाँ। और ये सब मैं तो भूल गया हूँ, और तुमने अच्छा किया कि मुझे याद दिलाया। और एक और उन्होंने कहा कि यार एक बहुत अच्छा मौका है कि ये जो हमारा डीएसबी कॉलेज है, इसका जो है ये रजत जयंती वर्ष है 1976। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, साइंस के और तमाम सेमिनार और तरह की चीजों के। तो क्यों ना उसमें कुछ सांस्कृतिक भी बड़ा आयोजन करें। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे, मैंने पहले बताया थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बड़ा नाटक किया जाए, और जिसमें कि हमारी जो तमाम चीजें हैं, जो हमारा लोग है, उसको भी उसमें समाहित किया जाए उस नाटक। जी जी। जो कि हमारा उद्देश्य भी है, और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बड़ा नाटक जो है इस बारे में एक आयोजन इसमें रजत जयंती वर्ष में हम लोग करते हैं और सोचते हैं। और तुम एक बड़ा एक नाटक के बारे में सोचो। तो कुछ नाटक के सुझाव उन्होंने दिए, क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे नाटक वगैरह भी। उन्होंने एक नाटक का नाम लिया अंधा युग। अंधा युग, ठीक है। हाँ, बहुत सारे नाटक के नाम लिए, लेकिन कहने लगे यार अंधा युग एक ऐसा नाटक है जो आजकल बहुत प्रचलित है, और बहुत बढ़िया नाटक है, और बहुत समसामयिक नाटक है ये। तो अगर इस पर भी विचार कर सकते हो, या और भी नाटक तुम लोग खोजो, ढूंढो, तमाम लोगों को जोड़ो अपने साथ, और जैसे सौगंडानंद है यहाँ, उस वहाँ भी बात करो। तो इस तरीके से फिर वो बातचीत आगे बढ़ी, और फिर शेखर दा ने क्या नाम गिरदा से बात की। सौगंडानंद में उस समय त्रिपाठी जी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे यहाँ, तो उनसे बात की और तमाम लोगों से बात की, और उसके बाद फिर कई नाटकों के सुझाव आए। और सीआरएसटी के जो चंदलाल बुजू थे मैनेजर साहब, वो भी कमाल के आदमी थे। मतलब इस तरह का इनोवेटिव काम उनको बहुत अच्छा लगता था, और तमाम उन्होंने काम किए हैं सीआरएसटी में। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मीटिंग जो है वो सीआरएसटी में होगी। अच्छा। और तमाम लोगों को वहां बुला करके मीटिंग हुई वो, और उसमें फिर नाटक तय हुआ ये अंधा युग फाइनली। अच्छा। गिरदा का नगाड़े खामोश है भी, इस पर भी चर्चा हुई। उस समय लिख रहे थे गिरदा उस नाटक को। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल जो था वो मतलब एक प्रोसेस में था, स्टार्टिंग प्रोसेस में था, लेकिन उसका पूरा खाका गिरदा ने वहां पर रखा। अच्छा। और उसका एक ड्राफ्ट शायद लिख भी चुके थे गिरदा। अच्छा, फिर वो क्या हुआ कि फाइनली हुआ कि अंधा युग होगा। तो अंधा युग वहां पर फिर उसकी रीडिंग वगैरह सीआरएसटी में शुरू हुई, और नैनीताल के तमाम कलाकारों को उसमें जोड़ा गया, और पूरा सॉन्ग एंड ऑडिशन तो था ही, कॉलेज के लोग तमाम थे उसमें। तो हम लोग तब कॉलेज जा चुके थे, लेकिन हम छोटे क्लास में, तब वो थे शायद बीकॉम में थे। अच्छा। मैं बीकॉम में था, मेरे और साथी बीएससी बीए वगैरह में थे। तो क्योंकि सीआरएसटी में हम लोग करते थे, तो अवस्थी महाराज साहब, केपी शाह जी और केसी पांडे जी और ये तमाम लोग भी संस्कृत कर्म से सीआरएसटी में जुड़े रहे, और उन्होंने हमें सिखाया भी सीआरएसटी में। तो उन्होंने फिर उसके बाद जब वो रीडिंग शुरू हुई उसकी अंधा युग की, तो उन्होंने हमको भी बुलाया। अच्छा। हमारा पूरा एक ग्रुप था जो वहाँ हम डिग्री कॉलेज में नाटक कर रहे थे कि यार तुम लोग आओ,
और ये नाटक हो रहा है और तुम लोग भी इसमें हिस्सा लो। तो हम लोग गए वहाँ। अब जब हम गए वहाँ तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो वहाँ सौगाट ऑडियंस के सारे जाइंट लोग, गिरदा परमार जी, प्रमोद शाह जी और गोस्वामी, क्या नाम था उनका गायक, वो अच्छा गोपाल बाबू गोस्वामी, और तमाम लोग वहाँ मौजूद, मतलब जिनको हमने वहाँ स्टेज में देखा, फ्लैट के इतने बड़े स्टेज में, लार्जर देन लाइफ, कितने प्रोग्राम उनके देख चुके थे। तो हमने कहा यार हम पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ, हम इनके सामने क्या करेंगे। बहरहाल हम कोने में चुपचाप बैठे और वो रीडिंग सुनते रहे। फिर उसके बाद कास्टिंग वहाँ हुई और वो उसके बाद मुझे और धीरज को उसमें प्रहरी का रोल दिया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल। अच्छा, हाँ प्रहरी का, क्योंकि और ये जो बहुत बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं ललित तिवारी जी, अच्छा हाँ, उनको भी एक महत्वपूर्ण रोल उसमें दिया गया। हरीश पंत और तमाम लोग हमारे साथ थे, वो सबको जो है वो रोल मिले उसमें। और उसके बाद अंधा युग की वो रिहर्सल शुरू हुई, और अंधा युग की रिहर्सल शुरू हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि जो डिग्री कॉलेज का जो प्रांगण है पूरा, अच्छा, उसमें जो है वो कई लोकाल बनेंगे, कई स्टेज बनेंगे और वहाँ वो नाटक होगा। अच्छा। बड़े पैमाने और दिल्ली से पूरी लाइट वाइट आएगी। यहाँ सौगाट में जितनी थी वो तो रहेगी। तो वो ठीक हुआ कि वहाँ भी फिर 1 हफ्ते की रिहर्सल वहाँ होगी। लेकिन नैनीताल का मौसम, उस साल जून में इतनी बारिश हुई, कभी कभी होती है, अभी 2-3 साल भी हुई थी, खूब बारिश हुई। तो वो उस साल बहुत बारिश हुई। अच्छा। तो फिर उसको वो हटा करके कहा कि शैले हॉल में ही होगा ये नाटक। अच्छा। और उसकी डेट तय की गई शायद 22 और 23 जून। अच्छा, ठीक, शैले हॉल में होगा। फिर वो सिमट करके जो वो नाटक था वो शैले हॉल में आ गया। अब सवाल ये हुआ कि ये जो नाटक है अंधा युग, अब ये तैयार हो गया, लेकिन इसको कर कौन रहा? वही सवाल ये आया कि जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसको स्पॉन्सर करा रहे हैं, नैनीताल के तमाम लोग इसमें शामिल हैं, वो कर रहे हैं एक्टर, लेकिन संस्था कौन है जो इसको कर रही है? उन्हें संस्था एक होनी चाहिए जिसका एक नाम हो, और वो संस्था फिर आगे भी काम करती रहे। ठीक, क्योंकि इतने बड़े बड़े तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो उसमें तमाम नाम आए, बहुत सारे नाम आए। अच्छा, लेकिन किसी पर वो मतैक्य नहीं हुआ। तो अचानक एक दिन ललित तिवारी ने कहा कि यार एक बात मैं कहूँ तो अगर अच्छी लगे या बुरी लगे, एक नाम मुझे सूझ रहा, क्योंकि हम अंधा युग नाटक कर रहे हैं। ठीक है। तो अंधा युग से लिया जाए युग, ठीक, और इसके आगे जोड़ा जाए मंच। इस तरीके से नाम बनता है युग मंच। अरे लोगों ने कहा यार ये कहाँ थे तो यही नाम तो चाहिए था। तो इस तरीके से वो नामकरण हुआ युग मंच का, और युग मंच ने वो पहला नाटक ये डीएसबी कॉलेज के रजत जयंती वर्ष में 1976 में किया। इस तरीके से युग मंच की स्थापना हुई। और उसके बाद आज तक वो युग मंच लगातार काम कर रहा है, और युगों तक करता, और युगों तक सब स्थितियां ठीक रही तो करते रहेंगे, करते रहना चाहिए। हाँ, उस साल भी 2 नाटक किया, अंधा युग भी किया और अंधेर नगरी भी किया उसी साल। और उस साल जो है वो इमरजेंसी थी। अच्छा, तब भी अंधेर नगरी किया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो ये रहा है युग मंच का इतिहास। ठीक, ये हो गया आपका। हाँ सर, अब एक और जो हमारा ये सवाल है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की जो है, क्योंकि आप लोग थे, हम लोग भी आप लोग के साथ में थे, तो हमारे को भी बहुत सी चीज़ें यादें हैं जुड़ी हुई। तो आपकी कोई खास यादें जो उससे जुड़ी हुई हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आदमी को फिर बार बार याद करता है, उसको याद आती है। और एक ये जो आपका एक गीत है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बहुत जो है फेमस रहा, और अभी भी जो है ये काफ़ी लोग इसको गाते हैं, क्योंकि जन आंदोलन का गीत है, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। तो इस गाने के बारे में भी थोड़ा सा, और थोड़ा उत्तराखंड आंदोलन की जो कुछ यादें हैं, मतलब जो कुछ ऐसा खास जो आपको लगता है, चाहे वो आदमी को दुख देने वाली होती हैं या कुछ ऐसी होती है आपके दिमाग में जो बैठ जाती हैं ऐसी चीजें।
असल में वो दौर जो था, जो 95-96 का दौर था, हालांकि आंदोलन तो काफी पहले से चल रहा था जी उत्तराखंड राज्य के बारे में, और कई बार जो है वो सवाल जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी वहां भी उठाए जा चुके थे, क्योंकि कई यहाँ से वो बने एमएलए उस दौरान में। लेकिन उस समय जब उत्तराखंड का जो आंदोलन चला 94-95-96 उस दौरान जी, तो वो भी युगमंच का भी एक तरीके से हाई टाइम था। हाँ वही क्योंकि कह रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ, युगमंच का इसमें बहुत बड़ा जी वो रहा योगदान जो है। हाँ, क्योंकि हमें ये लगता है क्योंकि युगमंच के बगैर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक जो प्रभात फेरी वगैरह निकालते तो उसकी तो शुरुआत ही नहीं हो सकती थी ऐसे ना। तो वो जो दौर था असल में वो युगमंच की तो ये था ही जब बना, जब मैंने जैसा बताया कि क्यों बना था जी जी, तो उसने तमाम जितने भी यहाँ आंदोलन हुए उससे पहले, नशा नहीं रोजगार दो, ये शराबबंदी आंदोलन हाँ, या और तमाम, उन सब में भागीदारी की जी। और जो कुछ जरूरतें जब होती थी, केवल हम लोग नाटक ही नहीं करते थे, बल्कि सारा कुछ समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती थी यहाँ पर, उन सब में जो है हमें शामिल होना ही था। सामाजिक अगर कहीं आग लग गई जैसे, तो वहां पर भी उसको देखना है। अगर किसी बहुत गरीब के घर में आग लगी है तो उसके लिए हमने नाटक करके चंदा भी जुटाया। अच्छा हाँ 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 ठीक, इस तरह का हमारा रहा है। हाँ, और जिस समय उत्तराखंड आंदोलन अपने पीक पर था, और ऐसा आंदोलन ये हमारे देश के इतिहास में कम ही होंगे ऐसे हाँ, कि जितनी कुर्बानियां दी उस आंदोलन में राज्य के लिए जी जी, वो अद्भुत था। हाँ, और पूरा उत्तराखंड बंद, और पूरा उत्तराखंड कोई एक पूरा राज्य, पूरा एक क्षेत्र जो है उसमें आपका वो जो है वो उसमें उतर जाए ना, तो ये बहुत कम होता है जी। और उसमें बच्चे से लेके बड़े तक, ऑफिस वाले, दुकान के बाजार के लोग, महिलाएं, सबसे ज्यादा भागीदारी। और केवल शहर नहीं, गांव के गांव तमाम जी, सीमाओं तक, सारी सीमाएं हाँ हाँ, जो है हमारे उत्तराखंड हाँ, की, तो सारे लोग एकजुट होकर के उस आंदोलन में थे जी। तो युगमंच भी नैनीताल में उसमें पूरे तरीके से शामिल हुआ जी। और हम लोगों ने यहाँ पर जो पूरा बंद था, और उसमें जो है सुबह प्रभात फेरी हम लोग निकालते थे जी। और केवल नैनीताल में नहीं निकाली वो प्रभात फेरियां हमने गीत गाते हुए हाँ। और ढप बजा करके गीत गाते थे जी। पूरे नैनीताल में जगह जगह, पूरे केवल माल रोड में ही नहीं बल्कि पूरे हाँ, शहर में। उसके अलावा हम लोग जूली कोट गए, भवाली गए, भीमताल गए और ये क्या नाम, ये खुरपाताल जी। तो तमाम जगह हम लोगों ने जाकर के वो प्रभात फेरियां निकाली जी। और लोगों को जागृत करने की कोशिश की कि जागो रे, सही हमारा वो गीत शुरू होता था, जागो रे जागो रे जागो रे करके। तो ये था। तो उसके बाद, और उसके बाद जो फिर कहीं पर वो जैसे तलीताल में एक वो था कि रोज वहां पर एक बड़ा मंच लगता था और उसमें तमाम बातचीत होती थी और तमाम लोग उसमें शामिल होते थे। तो उसके जो जुलूस निकलते थे वहां जाने के लिए, उसको भी युगमंच जो है और तमाम यहाँ के संस्कृति कर्मी उसको लीड करते थे और हम लोग आगे से जो है वो गाते हुए जाते थे जी। और जगमोहन जोशी मंटू जी, वो क्योंकि देहरादून में पढ़ाते थे लेकिन वो यहाँ आ गए थे उस समय जी। और वो ढप बजा करके वो गीत, कितने गीतों की उन्होंने रचना की और कितने गीतों की धुनें बनाई उन्होंने जी जी। मार्चिंग सॉन्ग बनाया, कई गीतों को जो पुराने गीत थे उनको मार्चिंग सॉन्ग की तरह से उन्होंने बनाया। तो ये सारे काम किए। तो उसी में बहुत सारे जितने भी संस्कृति कर्मी थे, केवल न नैनीताल बल्कि पूरे उत्तराखंड के जी। तो बहुत जागृत थे और सब बहुत ऊर्जा थी। असल में क्या होता है, जब आंदोलन होता है तो रचना कर्म भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है जी। और रचनाकार भी जो है बहुत जागृत हो जाता है और उसकी भी जो ऊर्जा है उसमें वो क्रिएटिविटी में लगती है जी। उसी तरीके से तमाम गीतों की हमारे रचना हुई उस समय। जैसा तुमने जिक्र किया हम लोगों ने मतलब गीत तो गाए, नुक्कड़ नाटक किए और क्या नाम पोस्टर प्रदर्शनियां की, तमाम पोस्टर बनाए और लोग यहाँ से पोस्टर लेकर के तमाम जगह बाहर भी जाकर के उन्होंने प्रदर्शनियां उन पोस्टरों की लगाई। तो वो जो एक गीत का तुम जिक्र कर रहे हो कि ये सन्नाटा तोड़ गया, मैं देखता हूँ वो जी। हाँ, क्योंकि हम जाते थे तो एक
अलग जोश हाँ। रहता था, गाते थे तो हम लोग, क्योंकि हम तो गाते नहीं थे, हम तो कोरस वाले थे, तो पीछे पीछे से जो हाँ है वो हम लोग सभी भी- हम मैं कौन सा गायक हूँ, हाँ, लेकिन वो मंटू लीड करता था और कई जो हमारे जो गायक लोग थे वो लीड करते थे और हम लोग सब भाग लगाते थे, एक जी, तरीके से हाँ, जोड़ते थे। हाँ, भाग तो लगाने वालों में हम हाँ भी थे। जी, तो कई गीत बने, तो उसमें से ये गीत है ये, जी, और काफी मशहूर हुआ है गीत, आज भी हाँ, गाया जाता है, वही, जनगीत ही बन गया एक तरीके हाँ, से। जनगीत ही है अभी ये।